हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं PYQ पॉलिटी का PYQ वीडियो है। ये फोर्थ वीडियो होगा। आज मूल अधिकार टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वीडियो। उससे पहले एक कोटेशन है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। दोस्तों, हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डॉट के थ्रू हमें कनेक्ट करती है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। हम कुछ भी पढ़ें, कुछ भी प्रैक्टिकल नॉलेज लें, कहीं भी कुछ भी बेकार नहीं जाता है। हमारी मेहनत अगर हमने दिल से 100% अपना दिया है ना, तो कभी बेकार नहीं जा सकता है। ये याद रखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं मूल अधिकार का चैप्टर। टॉपिक से स्टार्ट करते हैं PYQ को, ठीक है। तो ये है मूल अधिकार का टॉपिक। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ख़त्म कहाँ किया था? प्रशासनिक प्रणाली, अनुच्छेद पढ़े थे, अनुसूचियाँ पढ़े थे। तो अब हम मूल अधिकार से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है पूछा है। भारतीय संविधान और PYQ किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप चाहे UPSC दे रहे हो, चाहे UPPSS दे रहे हो, चाहे RO देना हो री एग्ज़ाम, और चाहे जो एग्ज़ाम देना हो, PYQ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्ज़ाम एंड योर सिलेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ये कूट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इसका आंसर होगा ये ए, ठीक है। मूल अधिकारों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन दिया था। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए दिया हुआ है इसमें। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था। सही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो ये किसने कहा था? डॉक्टर S राधाकृष्णन ने। क्या है, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन ने ये कहा था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर S राधाकृष्णन ने कहा था, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। गलत। प्रधानमंत्री के निर्देशों से संबंधित निलंबित हो सकते हैं, लेकिन वो आपात की स्थिति में। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं ना, बिल्कुल नहीं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। डी आंसर होगा डी। तो मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में हैं। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 से 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्धन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्यकृत विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं, सही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल अधिकारों से लिया की भांति नहीं है। ये गलत है, ठीक है। मौलिक अधिकार वहीं से लिया गया है, ठीक। संविधान के आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये प्रियम्बल में दिया, उद्देशिका में है। संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये भी सही है। ये राज्यकृत विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा सी, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। चौथा नहीं होगा इसका, ठीक।
आगे चलते हैं, वही दिया है इसमें, कुछ अलग नहीं दिया है जो आपके ऑप्शन में था। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी। मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, उपरोक्त। देखिए, अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करनी है? तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, बी। आइए इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य दोनों कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कुछ हीनता या न्यून करता हो। ठीक है, यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों पर प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18 5 अनुच्छेदों के तहत समता का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक, ये देखिए 14 से 18 तक। 14 में क्या गया है, कहा गया है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में क्या गया है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। इन चारों के आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, किसी को अस्पृश्य नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, कोई भी अपने उपाधियों का अंत मतलब कोई भी किसी को भारत रत्न मिला है, अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगा सकता। ठीक है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? अनुच्छेद 14, 15, 16, वैसे तो 4, 5 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका क्या है। संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होगा। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध करता है किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, ठीक है, से विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति हो, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से देखिए, वैसे ऐसे 4 अधिकार हैं, 5 अनुच्छेद हैं जिनको सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। वो है 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा कौन कौन से। 15, 16, 19, 29 और 30। ये 1, 2, 3, 4, 5 आर्टिकल जो हैं सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14 मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय
के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये पूरा केस इसमें डिस्कस कर दिया गया। ठीक है, यही फायदा होता है PYQ लगाने का। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) फिर से देखते हैं। चंपकम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया। इसमें संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता के प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है अनुच्छेद 16(1) और 16(2). ठीक है, नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1), 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है तो वो है कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। देखो, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत तथा अवसर की समानता 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कूट है, क्या है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों के में विधि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, डी। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। किसको? गरीब को, पिछड़ों को, वंचितों को और महिलाओं को भी प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) तथा अनुच्छेद 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता की बात की गई है। इस प्रकार स्पष्ट कथन ए और आर दोनों सत्य हैं तथा सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा पानी पी लूं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? भारतीय न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु एक सक्षम किया है।
संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ने ए संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये तीनों सही हैं। ये है क्योंकि समाजवादी में सबको बराबरी का अधिकार होता है, ठीक है। 14 समता की बात करता है और 16 अवसर की समानता की बात करता है। तो ये तीनों मिलाकर पढ़ने से ही मौलिक अधिकार में समान कार्य के लिए समान वेतन को आधार बनाया गया, ठीक है। इसी के आधार, इन तीनों के आधार पर यह अधिकार दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम संघवाद 1982 में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतन मानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14 और 16, ठीक है। आगे चलते हैं। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत, अवसर की समानता 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। देखिए ये भी कूट है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है, सही है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, स्पष्टीकरण सही है। आगे देखते हैं। वही चीज़ें दी हुई हैं बार बार, ठीक है। ये कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब अलग भाषा में अलग तरह से पूछा गया है एक ही चीज़ को। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन, देखिए वही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये पेज शायद रिपीट हो गया है, ठीक है, इसमें देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन करता है? किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध है, अनुच्छेद 17, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको 4 आर्टिकल तैयार हो जाता है। इनमें 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उपाधियों का अंत, अवसर की समानता, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जाता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो इसमें होता है कानून बनाकर भी किया जाता है, शिक्षा की उन्नति के द्वारा भी किया जाता है, जन जागरण के द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। तो एक्सप्लेनेशन पर, भारत में अस्पृश्यता का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। निम्नलिखित 2 कथन दिए जिसमें से ए और 2, देखिए ये कूट है, ठीक है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, नहीं, ये गलत है। देखो ए और दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन। संरचनात्मक हिंसा के से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और इन्हें अवसरों से वंचित करता है।
संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गाल्टुंग के अनुसार वर्णित एक शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा, शांति और अनुसंधान नामक लेख में प्रस्तुत किया है। संरचनात्मक हिंसा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। देखो, संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए समान ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और जो सोच समझकर किया गया हिंसा हो वो सुनियोजित ढंग से की गई हिंसा होती है, जैसे प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, वर्गीकरण, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्यंत कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है। अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? देखो, ये सब समानता से संबंधित हैं, 15, 14 और 16, लेकिन ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में ये सब आते हैं, लेकिन ये है समानता से संबंधित हैं चारों, और ये मौलिक अधिकारों से हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें आंसर तो दिया नहीं है, लेकिन इसी के थ्रू डिफाइन किया जा सकता है। दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। ठीक है, इसमें भी वही है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद 14, 15, 16 समता के अधिकार का वर्णन करते हैं। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16 और 19 केवल नागरिकों के लिए, जबकि देखिए इसका दूसरा पहलू भी दिया गया है कि 15, 16 और 19 केवल नागरिकों के लिए हैं, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए, चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी हो, सबके लिए उपलब्ध है। हाँ, ये भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से हैं? ये है 19 से अनुच्छेद 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ठीक है, कौन कौन सा अधिकार है देखते हैं इसमें। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों को भाग 3 के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो वो है अनुच्छेद 19। यहीं से प्रेस को अपनी शक्ति प्राप्त होती है, राइट टू एक्सप्रेशन की। ठीक है, कोई अलग से कोई अनुच्छेद इसके लिए नहीं है, मीडिया के लिए। ठीक, क्या है? संविधान के प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता उल्लेख नहीं है, किंतु 19(1) का अनुच्छेद 1A के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है। आगे चलते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1)A में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया, अनुच्छेद 21। क्या है? अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। देखिए एक केस भी इसमें है।
सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली 1967। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामलों में यह अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेशी भ्रमण भी शामिल हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो आंसर हो जाएगा डी, तीनों आंसर सही है। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, ये 39 बी में है, 39 ए में है ये, आई थिंक। इसका याद नहीं आ रहा आर्टिकल कौन सा, आई थिंक 48 है। समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल याद नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में होगा। काफ़ी लंबा है इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं क्या दिया है। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1995 वाद में दिए गए निर्णय के अनुसार आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 वादों में दिए गए निर्णयों के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 39 घ यानी 39 डी ABCD के तहत, हाँ 39 डी होगा इसका, समान कार्य के लिए समान वेतन, यद्यपि अनुच्छेद 39 घ या डी के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग है। यद्यपि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14-16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी कई प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों में समान कार्य के लिए समान वेतन को उपयुक्त उपबंधों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित या निगमित मौलिक अधिकार माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आंसर डी माना है इसने, 1 2 3 तीनों को माना है। निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) के अनुसार को अनुच्छेद 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, एकांतता का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो एकांतता का अधिकार 19 और 21 को मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन चारों में किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्टतया मूल अधिकारों में से नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों में अंतर्निहित माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल माना गया है। आगे बढ़ते हैं। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य वाद 1975 था। मलय सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा वाद। देखिए, ये केस अगर आपको याद रह गया ना तो आंसर राइटिंग में भी काम आते हैं। ठीक है, मलय सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा वाद 1980 आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)D भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार में से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद आधार मामले में अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी
को संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए इसे स्पष्टतः संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया। उच्चतम न्यायालय ने विकल्पों में दिए गए उपयुक्त 4 अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारों को भी अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। ये देखिए 21 के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार हमें दिए गए हैं। 12 अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत कौन कौन से हैं देख लेते हैं। लेकिन ये अधिकार सिर्फ सुनने में, लिखने में, पढ़ने में, पेपर देने में अच्छे लगते हैं। रियलिटी में ऐसे कोई अधिकार हमें नहीं मिल पाते हैं जो कि अधिकार हैं रियलिटी में तो हैं ही हैं, लेकिन कहते हैं ना प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 22 रियलिटी में हमें ऐसा कुछ नहीं प्राप्त होता है। आप पढ़ लेना 22 में क्या क्या है। 21 के अंतर्गत माना है। इसमें कुछ प्रमुख ये हैं: अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचार का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार। ठीक है, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता अधिकार होता है। कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मृत्युदंड, ये नहीं आता है 21 के तहत। ठीक है, देखिए इसमें भी एक केस दिया उल्लेख है। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने की एक 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। लेकिन पैसिव यूथनेशिया दिया गया, उसके तहत यह अनुच्छेद 21 के तहत मृत्युदंड को भी फंडामेंटल राइट बनाया गया है कि आप अगर बहुत ही कष्ट में हो तो अपने आप को के लिए मृत्युदंड मांग सकते हो। ठीक है, लेकिन ये पैसिव यूथनेशिया होगा। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, वृत्ति या जीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार, इसको सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चौवालीसवें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जीवन का अधिकार, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु 21 तथा 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक, दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 21-20 के साथ अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता, स्वातंत्र्य विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण भी जीवित रहता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु के बीच 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया।
इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित निदेशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने वाले सभी बच्चों को आरंभिक निःशुल्क देखरेख तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है कूट है। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। और एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। ए आर दोनों सही, लेकिन आर का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। सही स्पष्टीकरण है। अच्छा, ये सही स्पष्टीकरण भाई क्या है? एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण है। ठीक है, दोनों सही हैं, सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद है 24। ठीक है, आइए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष के से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लाया जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 24। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अनुच्छेद 20(3) में है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 20(3) में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या और दंडित नहीं किया जाएगा। अब अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 20। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? दोहरे दंड की धारा, कायोत्तर विधि, यातना के विरुद्ध निषेध, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। तो अनुच्छेद यह 20 यातना के विरुद्ध निषेध ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने का निषेध, दोहरे दंड का आधार, कायोत्तर, ये तीनों अनुच्छेद 20 के भाग हैं, 20 के अंग हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के तहत यातना के विरुद्ध निषेध शामिल नहीं है, जबकि दोहरे दंड की धारा अनुच्छेद 20 खंड 2 कायोत्तर विधि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अनुच्छेद 20 खंड 1 तथा स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के निषेध अनुच्छेद 20 का खंड 3 इसका हिस्सा है। ठीक है, अनुच्छेद 20 कायोत्तर विधि अर्थात ऐसी विधियां जो आरोपित अपराध के समय प्रवृत्त नहीं हैं। एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड। तो कायोत्तर विधि क्या होती है इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है। कायोत्तर ऐसे दे दिया तो हम शब्द नहीं समझ पाएंगे तो गलती कर सकते हैं। कायोत्तर विधि क्या है? अर्थात ऐसी विधियां आरोपी पे लागू नहीं होती हैं जो आरोपित अपराध के समय प्रवृत्त नहीं है। कोई भी ऐसी विधि किसी अपराधी पर लागू नहीं होगी जो कि उस समय का अपराध के समय जो विधि नहीं बनाई गई थी। ठीक है, एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड, आप 10 मर्डर कर लो लेकिन अपराध
दंड एक ही होगा आपके लिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं निगेटिव वाइब्स देती है ना कि इंसान के अंदर से ये डर निकल जाएगा, चलो 10 मर्डर कर लो लेकिन उसके लिए दंड एक होगा। तो यही चीज़ें जो हैं नकारात्मक हैं, कुछ होनी चाहिए। एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड तथा किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्राप्त है? अनुच्छेद 22, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में विरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। प्रत्यक्ष बंदीकरण प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम के अंतर्गत एक, देखिए ये जो अधिकार है ना, ये सिर्फ पढ़ने और देखने में अच्छे लगते हैं, रियलिटी में आपको ये कोई मानता नहीं है। आप किसी के सामने अपने अधिकार गिनाओगे अगर पुलिस के सामने, वो 2 थप्पड़ मार के बैठा देगी आपको। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद में खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराएं। क्यों गिरफ्तार किया गया ये तो बताना ही चाहिए, लेकिन बताते नहीं है, बस सीधा डिटेन कर लिया जाता है। बिना अभिरक्षा के विरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रत्यक्ष बंदीकरण प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। प्रत्यक्ष बंदीकरण मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए, ठीक है। 3 माह के लिए बंदी बनाकर रखा जा सकता है डिटेन के थ्रू। अगर आशंका होती है पुलिस को, प्रशासन को कि इस व्यक्ति के चलते कोई भी दंगा भड़क सकता है या फिर कोई हिंसा हो सकती है, तो उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, जेल में नहीं रखा जाता, उसको मतलब डिटेन करके एक जगह बैठा दिया जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार बिल्कुल है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार तो नहीं है, कोई अपने से करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। कौन सा? पहला, दूसरा और तीसरा। ये धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ठीक है। चौथा नहीं होगा। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों के को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 25 तथा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार अनुच्छेद 25 स्पष्टीकरण 1 शामिल है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? पारसियों को।
हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? पारसियों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल हैं, जबकि पारसी इसमें शामिल नहीं है। बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल हैं, जबकि पारसी इसमें शामिल नहीं है। देखो, हिंदू शब्द के अंतर्गत ये हिंदू में आते हैं, बौद्ध, जैन और सिख हिंदू में आते हैं, ठीक है, और हिंदू तो आते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसमें मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध, ये सुमेलित है। 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सुमेलित है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी सुमेलित है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों सुमेलित हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, ना कि 29 से। अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना वो कर सकते हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 में है, ना कि 29 में। जबकि 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से अनुच्छेद 23 मानव, ये तो हमने पढ़ लिया, 23 मानव दुर्व्यापार से, 24 कारखानों में बालकों के नियोजन तथा प्रतिबंध से, 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित, जबकि 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निश्चित कर दिया गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है। मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध, ये सुमेलित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण, ये भी सुमेलित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी सुमेलित है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का, ये अनुच्छेद 30 में है, ना कि 31 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। हाँ, ये तो सही है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। हाँ, ये भी सही है। आर ए दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अच्छा, क्या है? सही स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक आधार पे नहीं है। हाँ, भाषाई आधार पर है शायद। तो ए और आर दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं करता, ठीक है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, ठीक है। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। 30(2) में के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म और या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। स्पष्टतः अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। अतः प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण सही व्याख्या नहीं है। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, संसद, कार्यकारिणी और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो न्यायपालिका है जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखो, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 सर्वोच्च न्यायालय 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक देखो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या मंत्रिमंडल? तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों को मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान में अभिभावक कहा गया? उच्चतम न्यायालय को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है पूछा गया है। क्या मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे? तो थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, बिल्कुल सही। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, गलत, यही नहीं सुमेलित है। ठीक है, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट होगा। आगे चलते हैं। मूल अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका, न कि राष्ट्रपति। ओके। निम्नलिखित में कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है? इसके अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है तो मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 और अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। के मुंशी ने कहा था ये चीज़, उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसके मूल उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा प्रभावी, सुलभ और संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करना है। कथन कूट है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। ये या दोनों सही और व्याख्या भी सही करता है, सही कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए 5 प्रकार की रिट प्रलेख जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को होता है, सुप्रीम कोर्ट को कम होता है। ठीक है, अधिकारिता हाई कोर्ट की ज़्यादा होती है, सुप्रीम कोर्ट की कम होती है। ठीक है, ये सिर्फ मौलिक अधिकारों को जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, और प्रलेख जारी करने की शक्ति है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है
जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय में के समक्ष प्रस्तुत करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। यह उस मामलों में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध के अवैध पाया जाता है तो निरुद्ध व्यक्ति को तत्क्षण आज़ाद कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि जहां उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, परमादेश। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, अधिकार परीक्षा बाय वाइट अथॉरिटी। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड ये नहीं होगा, इसका इंग्लिश में ये नाम दिया हुआ है, इसका अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, क्या? परमादेश वी कमांड। प्रतिषेध वी टू बी सर्टिफाइड ये नहीं होगा, अधिकार परीक्षा बाय वाइट अथॉरिटी। ठीक है, सी नहीं होगा। टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण रिट के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ है, ना कि प्रतिषेध के लिए, उत्प्रेषण के लिए है। आगे चलते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है। एक याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को कहा जाता है मैंडमस। ठीक है, ये सारे रिटों के इंग्लिश नाम हैं, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, मैंडमस। ठीक है, देखिए इसका हिंदी नाम इसमें दिया है मैंडमस। परमादेश का आशय है हम आदेश देते हैं, वी कमांड, अभी दिया था ना ऊपर, वी कमांड। इस प्रकार इस याचिका रिट द्वारा कार्यपालिका से कार्य करने के लिए, इस रिट या याचिका द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अपने दायित्व के निर्वहन हेतु करना चाहिए। ठीक है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परमादेश। क्या? सर्वोच्च न्यायालय जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परमादेश। ठीक है, व्यक्ति या संस्था के दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं परमादेश। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार, अस्पृश्यता का अंत, 17 गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, यही नहीं है, सुमेलित नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षा, 29 और 30 में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको भी मिलाना है। ठीक है, क्या है इसका? उपाधियों का निषेध, अनुच्छेद 18 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26
अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद सब देखिए, शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों से संबंधित, धार्मिक मामलों से संबंधित और उपाधियों का निषेध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मौलिक कर्तव्य, इसमें केस दिए गए हैं, कुछ अनुच्छेद भी दिए गए हैं, ठीक है। इसको मिलाना है, ठीक। मूल ढांचे का सिद्धांत, केशवानंद भारती केस, ठीक है। केस दिए गए हैं और उनसे मिलाना है, किससे संबंधित है, ठीक। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, अनुच्छेद 23, ठीक। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधित कर सकती है, संविधान का 42वां संशोधन, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। संसद मौलिक अधिकारों की संशोधन कर सकती है, ये कहा गया था मिनर्वा मिल्स केस में, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? 3 संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो देखो इसका होगा 3-1 4 3-1 4-2 3-1 4-2, ठीक। 3-1 4-2 1 3-4-1-2, ठीक है। 3-4-1-2, देखो 3-4 नहीं, ये गलत दिया हो है, ये नहीं होगा। केशवानंद मूल ढांचे का सिद्धांत इससे है, ठीक है, केशवानंद भारती से। इंसानों का नैतिक व्यापार इससे है, तो यही होगा 3-1 4-2 3-1 4-2 होगा, ठीक है। ये देखो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन, मौलिक अधिकारों के संशोधन, अच्छा संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, केशवानंद भारती केस। ये मुझे गलत लग रहा है। मूल ढांचे का सिद्धांत मूल ढांचे का सिद्धांत तो केशवानंद भारती केस में था, इसमें मिनर्वा मिल्स केस दिया है, इससे पहले आया था। अच्छा ये वाला इंसानों के मौलिक अनैतिक व्यवहार का निषेध 23 में, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांतों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचे सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? देखो अब इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि वो गलत दिया हुआ, ठीक। देखो मूल बुनियादी ढांचे का सिद्धांत क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक। और इसमें क्या दिया है? क्या मूल ढांचे का सिद्धांत, मिनर्वा मिल्स केस, देख लिया, यहीं पे तुरंत पता चल गया। बुनियादी ढांचा सिद्धांत और मूल ढांचे का सिद्धांत, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। और उसने गलत दिया हुआ है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है तो ये होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक। ये देखो फिर से देख लो, इसको नहीं विश्वास है अगर तो कंफर्म हो जाओगे आप एकदम। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में किया गया था। दोनों केस मूल ढांचे से संबंधित हैं, ठीक है। संविधान का संपत्ति का अधिकार, यह एक कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 वित्त, संतति, संविदाएं और वाद के अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार के रूप में अंतः स्थापित किया गया है। इसके अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अंतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान में भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधि या कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति, नागरिक या गैर नागरिक को प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि नई एनसीईआरटी के अद्यतन संस्करण में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया है, ठीक है। अब संवैधानिक, ये
संवैधानिक अधिकार हो गया, नहीं तो पहले मौलिक अधिकार था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में ये किया गया। निम्नलिखित में किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम द्वारा। देखो, संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 से प्रभावी द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? मौलिक, देखो वही क्वेश्चन फिर दिया है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? देखो, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, विरोध का अधिकार नहीं है, आप विरोध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष क्षमता। देखो, नागरिकों को प्राप्त कौन से अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? देखो, 5 आर्टिकल हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। कौन कौन से? 15, 16, 17, 15, 16, 19, 29 और 30। ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? विधि के समक्ष समानता विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है कहा गया है। ये तो भारतीय नागरिकों के लिए है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यही होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, सारे अधिकार दिए गए हैं। विधि के समक्ष क्षमता, अनुच्छेद 24, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार 21 का, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28, संविधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 भारत के विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अपितु केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये वही रिपीट कर रहा है निम्नलिखित अधिकारों में, लेकिन सारे क्वेश्चन रिपीटेड दिख रहे हैं। ठीक है, भाषा अलग है, पूछने का तरीका अलग है, लेकिन क्वेश्चन वही है। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? ठीक है, उपलब्ध क्या नहीं पूछा है, उपलब्ध नहीं है। 15, ठीक है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार सभी को प्राप्त नहीं है। 15, विधि के समक्ष क्षमता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, ये अधिकार सबको प्राप्त नहीं है, सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, वही सब है उल्लिखित अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, जबकि प्रश्नगत 3 अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया 1976 में। बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अध्यादेश, बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया तथा इसी तिथि से प्रभावी हुआ।
इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो डी होगा आंसर। ठीक है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में इसे निषिद्ध किया गया है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सी सही होगा इसका। अधिकार क्या है? अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा एवं मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं। यह राज्य कार्यवाही स्टेट एक्शन के विरुद्ध प्रत्याभूति है। अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है, तो आज हम पूरा मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन और PYQs थे, UP PCS के सारे PYQs हमने करवाए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से शुरू करेंगे। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा चैनल को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और इंक्रीज हो सकूं। और प्लीज़ मैं बार बार यही शब्द दोहराती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप PYQs ज़रूर लगाइए। आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है। क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं अलग शब्दों में, सेम क्वेश्चन कभी नहीं रिपीट होता। टॉपिक रिपीट होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।